दोस्तों डिस्कवरी वालों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है बल्कि पाकिस्तान और हमारे देश के कुछ ऑपोजिशन नेताओं के एक साल पुराने पूरे नैरेटिव का पोस्टमार्टम करके रख दिया। अब पिछले एक साल से हमें क्या बताया जा रहा था? पाकिस्तान डोर पीट रहा था कि हमने भारत को घुटनों पे ला दिया। His intention is the fight against terror will only be over till the last terrorist is eliminated. The Prime Minister said, वो जमीन में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, जहाँ भी, we will go after them. राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे सोल्जर्स को हाथ पीछे बांध कर भेजा गया। You tied their hands behind their back. अखिलेश यादव ने तो ऑपरेशन सिंदूर को एक इंटेलिजेंस फेलियर का सिंबल बता दिया था। सच तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का होना ही सरकार की विफलता का प्रतीक है। और हमारे ट्रम्प चचा वो तो सीज फायर का क्रेडिट ऐसे लेते घूम रहे थे जैसे 10 मई को डीजीएमओ से बात नहीं की गई थी, बल्कि सीधे सीधे व्हाइट हाउस का कस्टमर केयर चल रहा था। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. लेकिन अब डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री दी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, डीजीएमओ और ऑपरेशन से सीधे जुड़े हुए ऑफिसर्स ने खुद कैमरे पर सामने आकर उस 88 घंटे की ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो अभी तक पब्लिक डोमेन में थी ही नहीं। बिलीव मी, पाकिस्तान से ज्यादा ये डॉक्यूमेंट्री उन लोगों को अनकंफर्टेबल कर रही है जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही थी, और वो थे हमारे देश के ऑपोजिशन के कई बड़े बड़े नेता और भी बहुत सारे, यानी कि जिसे आजकल प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि दिमागी नक्सली, वो दिमागी नक्सली पिछले एक साल से मिर्गी का दौरा उन्हें पड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर को लेके, और जिस तरह की बातें वो करते थे वो पूरी की पूरी पोल जो है अब इस डॉक्यूमेंट्री में खुल चुकी है। आज मैं आपको कुछ मेन पॉइंट इस डॉक्यूमेंट्री के बताने वाला हूँ। आप पूरी डॉक्यूमेंट्री देख के बिल्कुल क्लियरिटी ले सकते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 से। पहलगाम में आतंकवादियों ने मासूम टूरिस्ट को निशाना बनाया, लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई। इस बर्बर हमले में 25 भारतीय नागरिकों समेत एक नेपाली नागरिक की भी जान गई थी। अब हमने तो यही सुना था कि मजहब नहीं होता है कोई आतंकवाद का, लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से धर्म पूछ के गोली मारी गई। अब जिस वक्त ये अटैक हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय सऊदी अरब के जेद्दा में स्टेट विजिट पे थे, जहां उनकी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल थी। लेकिन अटैक की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने अपनी सऊदी विजिट बीच में ही कट शॉर्ट किया और 23 अप्रैल की सुबह वो भारत वापस लैंड कर गए। डॉक्यूमेंट्री में अजय डोभाल पहली बार बताते हैं कि पीएम मोदी के दिल्ली लैंड करते एयरपोर्ट पे क्या हुआ था। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री खुद रिसीव करने पहुंचे थे। एयरपोर्ट पे ही अजय डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और टॉप सीनियर ऑफिशियल के साथ एक मीटिंग शुरू हो गई थी। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पूरा इंटेलिजेंस और ग्राउंड पर मौजूद फैक्ट्स को समझा और फिर अजय डोभाल से उनका पहला सीधा सवाल था, हु हैज डन इट? इसे किसने अंजाम दिया? And then his first question to me is, who has done it? Who is responsible? We should be very clear who the perpetrators are. I want it immediately. इसके बाद मोदी ने रिस्पांस को लेकर बेहद क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए। डोभाल डॉक्यूमेंट्री के अंदर बताते हैं कि पीएम मोदी का मैसेज बिल्कुल साफ था कि आतंकी जमीन में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, कहीं भी हो, वी विल गो आफ्टर देम। यानी डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर थी कि सिर्फ ट्रिकल दबाने वाले प्यादों तक नहीं रुकना है, बल्कि अटैक के पीछे कौन बैठा है और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है उसे ढूंढ कर खत्म करना है। इसके तुरंत बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को काम पे लगा दिया गया। डोभाल के मुताबिक एजेंसियों ने बहुत ही कम समय में हमलावरों और उनके पूरे नेटवर्क को नैरो डाउन करना शुरू कर दिया और आखिरकार 9 प्रमुख फाइनल टारगेट सेट किए गए। इसमें से 5 टारगेट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में थे और बाकी मेन पाकिस्तान लैंड में थे, यानी पाकिस्तान के अंदर। अब सवाल यह था कि स्ट्राइक कौन करेगा। टारगेट बड़े थे, डिस्टेंस ज़्यादा था, इसलिए कलेक्टिवली डिसाइड किया गया कि मेन स्ट्राइक इंडियन एयरफोर्स करेगी। लेकिन भारत सिर्फ अटैक की तैयारी नहीं कर रहा था। प्लानर ये पहले से मान के चल रहे थे कि स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल का रिटेलिएशन जरूर आएगा। इसीलिए लॉन्च से पहले ही भारत का एयर डिफेंस फुल्ली एक्टिवेट कर दिया गया था। इलेक्ट्रिक वॉरफेयर ग्रिड तैनात कर दिया गया था और सारे ऑपरेशन रिहर्सल पूरे कर लिए गए थे। इसके बाद पूरे सिस्टम का टाइम सिंक्रोनाइज किया गया और 7 मई की रात को जैसे ही घड़ी में 1:05 हुए, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। कमांडर्स के मुताबिक पूरी फर्स्ट वेव स्ट्राइक बिल्कुल प्लान्ड सीक्वल में की गई। शुरुआती ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, आतंकवादी कैंपों को पूरी तरह से तबाह करना। पाकिस्तानी आर्मी के बेसिस को इंटेंशनली नहीं छुआ गया था, सिविलियन पॉपुलेशन को सोच समझकर अवॉइड किया गया था
ऑफिशियल इंटरनल एस्टीमेट के मुताबिक इस पहली वेव में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाला, सच को स्वीकार करने के बजाय मिलिट्री रिटेलिएशन शुरू कर दिया। डॉक्यूमेंट्री में इंडियन कमांडर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चौंकाने वाली डिटेल बताते हैं। जैसे ही एलओसी पर प्रेशर बढ़ाया गया, पाकिस्तानी आर्टिलरी ने सिविलियंस एरियाज और रिलीजियस साइट पर भारी शेलिंग शुरू कर दी। इंडियन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक पुंछ के ऐतिहासिक शंभू मंदिर, लोकल गुरुद्वारा और क्रिश्चियन साइट, इन सभी पर पाकिस्तानियों ने जानबूझकर अटैक किया। यही फर्क साफ था, जब हमने उनके टेरर साइट को हिट किया तो उन्होंने भारत के सिविलियंस और धर्मस्थलों को टारगेट किया। लेकिन इसके बाद भी इंडियन फोर्सेस डिफेंस मोड में नहीं बैठी। इंटेलिजेंस इनपुट मिले कि पाकिस्तान अपना बड़ा काउंटर ऑपरेशन बयान अल मंसूर लॉन्च करने वाला है, ताकि अगले 48 घंटों के अंदर भारत को घुटनों पे लाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपना ऑपरेशन लॉन्च कर पाता, 10 मई की सुबह इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रचंड हमला कर दिया। इस बार सिर्फ टेरर कैंप नहीं, बल्कि 11 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स, उनके रडार साइट्स और उनका कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की मिसाइलों और जेट के सीधे निशाने पे थे। डॉक्यूमेंट्री में कमांडर बताते हैं कि पाकिस्तान को लगभग 1200 किलोमीटर के विशाल फ्रंट पर इंगेज किया गया था और भारत की स्ट्राइक बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर गहराई में, यानी अंदर पाकिस्तान, डीप पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए सबसे भयानक और दर्दनाक नाम साबित हुआ नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर और कमांड इकोसिस्टम के बिल्कुल मुहाने पर है। यहाँ तक कि वॉशिंगटन पोस्ट ने कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी को एनालाइज करके कंफर्म किया कि पाकिस्तान की कम से कम 6 एयरफील्ड पर भारी तबाही हुई है, जिसमें से 3 हैंगर्स हैं, 2 रनवे और 2 मोबाइल कंट्रोल बिल्डिंग्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी और नूर खान बेस इसमें से एक। तो दोस्तों, पाकिस्तान अपनी आवाम को चाहे कितना भी झूठ बोल ले कि उसने भारत को घुटनों पे ला दिया था, ग्राउंड रियलिटी यह है कि उसकी कमांड सेंटर्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का कचरा बन चुका था, जिसका सबूत इंटरनेशनल सैटेलाइट ने दुनिया को दिखाया। और पाकिस्तान का पूरा प्रोपेगेंडा किस बात पर टिका था कि हमने भारत के 6 एयरक्राफ्ट, 6 राफेल गिरा दिए हैं, जिसका पाकिस्तान आज तक एक भी कंक्रीट या पब्लिक प्रूफ नहीं दिखा पाया है। इसके बाद पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ाते हुए सीजफायर के लिए आगे आया और दोनों साइड्स ने ऑपरेशन बंद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये एक भयानक सपना था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसने पाकिस्तान के उस पूरे स्ट्रेटेजिकल मॉडल को ध्वस्त कर दिया जिसके दम पर वो दशकों से भारत के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का खेल खेलता आ रहा था। पाकिस्तान का मॉडल हमेशा से सिंपल रहा है, सीधे कन्वेंशन वॉर में भारत से लड़ना उसके बस की बात नहीं है और वो बहुत ही महंगा भी पड़ेगा उसको। इसलिए टेररिस्ट और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए भारत को 1000 पीस में कट करने का जो उनका सपना है, ये उसी पे चलते हैं। अटैक करो और अटैक के बाद मुकर जाओ। जब तक इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तब तक मामला ठंडा हो जाता है और कुछ साल बाद फिर वही चक्र दोहराओ, यानी बार बार उसी तरह के हमले, बार बार वही साइकिल। और ईमानदारी से कहूँ तो लंबे समय तक ये मॉडल पाकिस्तान के लिए काम भी करता रहा। 1999 में जब हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था तो 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। फिर 2011 में हमारी संसद पे हमला हुआ, 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, इसमें 180 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए। फिर 2008 में 26/11 हुआ, इसमें 166 लोगों की जाने गई। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान के अंदर भारत की तरफ से कोई भी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ। हम डोजियर देते रहे, सबूत सौंपते रहे, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाते रहे और पाकिस्तान हर बार इन्वेस्टिगेशन का नाटक करके मामला घुमा देता था और मुकर जाता था फिर धीरे धीरे। लेकिन दोस्तों, कहानी चेंज हुई 2016 में। 2016 के उड़ी अटैक के बाद ये ढर्रा पूरी तरह से टूटा जब भारत ने एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की। फिर 2019 में पुलवामा के बाद दूसरा बैरियर टूटा जब इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर घुसकर स्ट्राइक, और ऑपरेशन सिंदूर में तीसरा और सबसे बड़ा बैरियर टूट गया है। इस बार भारत ने सिर्फ ये नहीं कहा कि टेरर कैंप पाकिस्तान में होगा तो हम वहां घुस के मारेंगे। इस बार भारत ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तानी आर्मी उन आतंकवादियों को बचाने के लिए बीच में आएगी तो पाकिस्तानी आर्मी का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी महफूज नहीं रहेगा। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने इसे सिर्फ एक सक्सेसफुल मिशन कहकर छोड़ नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत का न्यू नॉर्मल घोषित किया और इस न्यू डॉक्ट्रिन के 3 क्लियर और सख्त रूल्स हैं। पहला नियम, निर्णायक जवाबी कार्रवाई। अब फ्यूचर में अगर भारत पे कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो भारत का जवाब सिर्फ डिप्लोमेटिक नोट्स, डोजियर या इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करने तक सीमित नहीं रहेगा। भारत की स्टेट पोजीशन साफ है कि भारत अपने तरीके से अपनी चुनी हुई जगह पे और अपने तय समय पे करारा जवाब देगा। दूसरा नियम, न्यूक्लियर ब्लैकमेल इज नॉट अ शील्ड। परमाणु धमकी अब नहीं चलेगी। पाकिस्तान दशकों से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक स्ट्रेटेजिकल इंश्योरेंस की तरह इस्तेमाल करता आया है। पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास एटम बम है, भारत कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे भारत अब नहीं झुकेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स अब इररिलेवेंट हो चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ये मानकर नहीं चल सकता कि एटम बम का डर दिखाकर वो कन्वेंशन रिस्पॉन्स से बच जाएगा।
तीसरा नियम, टेररिस्ट एंड स्टेट स्पॉन्सर्स आर वन, यानी आतंकवादी और उनका जो आका है वो एक ही है। पाकिस्तान का सबसे पुराना पैतरा रहा है कि लश्कर हो या जैश हो हमला करे तो कह देते हैं कि ये तो नॉन स्टेट एक्टर है, इसमें पाक सरकार या फिर आर्मी का हाथ नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का ऑफिशियल स्टैंड है कि आतंकवाद फैलाना या आतंकवाद को पालना दोनों एक ही अपराध है। अब स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकली फर्क अब खत्म हो चुका है और इसका सबसे एम्बैरेसिंग विजुअल खुद ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिला। भारत ने जिन आतंकवादियों को स्ट्राइक में ढेर करने का दावा किया था उनके जनाजे में पाकिस्तानी सेना के सीनियर ऑफिशियल कंधा देते नजर आए। दोस्तों, पहले पाकिस्तान के सामने ये सवाल होता था कि क्या भारत बदला लेगा या सिर्फ डोजियर देगा। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के सामने सवाल है कि भारत जब बदला लेगा तो किस हद तक तबाही मचाएगा। और यही वो खौफ है जो आज पाकिस्तान को भारत में आतंकवाद फैलाने से पहले 10 बार सोचे पे मजबूर करता है। डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक फौजी पराक्रम की गाथा नहीं है, यह उन तमाम राजनेताओं और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की गाल पे करारा तमाचा है जो देश की सुरक्षा पर। आपको भारत के इस न्यू नॉर्मल और न्यू डॉक्ट्रिन पर क्या कहना है, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।